हाँ सर। पक्का? तो जितने जन थे उनको तो समझ गया होगा। तो सवाल पूछता हूं मैं, बताओ क्या सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? नहीं। नहीं। क्या सभी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? नहीं। 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 अब सवाल चेंज होता है, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery। और एक क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कौन सी ऐसी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेव। ठीक है, तो बाकी सभी को भी टॉपिक क्लियर ही है नहीं है? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। पढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो मैंने दो ट्रिक बताई थी, एक था LOB लोब, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो दूसरी ट्रिक बताई थी वो पैड बताई थी। एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, याद है क्या, पैडमैन? शायद कुछ महीने गुजर चुके हैं, उसके पहले वो मूवी आई थी पैडमैन। हाँ तो ये देखा। पैडमैन। ओके, तो P से आया पल्मोनरी, A से आया आर्टरी, D से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, और LOB लेफ्ट पे रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और एक आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है? और एक आर्टरी, थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट है, बट ये आप कहाँ पढ़ोगे पता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और अगर मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है ऐसी कौन सी आर्टरी और एक है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? सोचो, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या आता है? सोचो सोचो, लॉजिक लगाओ। मम्मी के अंदर ऐसा क्या आता है? हम आते हैं, फीटस आता है, बच्चा आता है। तो जब मदर के अंदर वो बेबी रहता है ना, मदर ही उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो वो पूरे ह्यूमन साइकिल में, पूरे ह्यूमन बींग्स में ऐसी दो ही स्टेज है या ऐसी दो ही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पहली आर्टरी आप पढ़ चुके हो, लंग्स में जाने वाली आर्टरी जो जाती है, कल पढ़ चुके हो, वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है? और दूसरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसे कहते हैं अम्बिलिकल। नाड़ नहीं रहती है, नाड़, बच्चा जिस यहाँ से नेवल से, मम्मी से जुड़ा होता है, नाड़ कहते हैं मराठी में, इंग्लिश में उसको अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से आर्टरी और वेन पास होती है, वो भी एक आर्टरी है जो इस जैसे ही एक्ट करती है, पल्मोनरी आर्टरी जैसे। उसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे, बट एज ए थिंग ऑफ नॉलेज मैंने आपको शेयर कर दिया कि दो आर्टरी है और दो वेन है जो बाकी आर्टरी से और बाकी वेन से अलग काम करती है। फिलहाल हमारा फोकस इस पर रहेगा पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज सिंपली पैड। तो रिमेंबर पैड एंड सेकेंड इज रिमेंबर लोब। चलो पढ़ते हैं, गैसियस डिफ्यूजन, गैसियस एक्सचेंज, gaseous exchange, that is by the process of diffusion। डिफ्यूजन, तो कौन सी गैसेस डिफ्यूजन होती है? तो आंसर इज ऑक्सीजन एंड CO2। ये दो गैसेस डिफ्यूज होती है, कहाँ पर? लंग्स में। तो कौन सा ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी? तो जहां पर ऑक्सीजन या CO2 का डिफ्यूजन टेक प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्वियोलाई। तो ये मेरी एक बड़ी सी अल्वियोलाई है, लॉन्गर देन यूजुअल ड्रॉ कर रहा हूं ताकि समझे अच्छे से। तो दिस इज माय अल्वियोलाई, राइट? तो ये अल्वियोलाई में कुछ मेम्ब्रेन रहेगी। अब सिंपल सी एक चीज है, जैसे जैसे आप, जैसे सपोज दैट आप अगर ट्रेन में बैठे हुए हो, तो अगर आपको एक्सचेंज करना है, कोई अगर बाहर से बॉटल लेके जा रहा है, कोई समोसे लेकर जा रहा है, या कोई भी फूड सब्सटेंस लेकर जा रहा है, पेप्सी लेकर जा रहा है, तो डिफ्यूजन के लिए रेलवे ने क्या किया है? विंडोज बना दिए जहां से आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है? आपको पूरा का पूरा गेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरा गेट ओपन हो जाएगा तो डिफिकल्टी होगा। तो पानी की बोतल अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो आप बाहर से बोतल अंदर दे दोगे। बाहर कचरा कम है, ट्रेन में ज्यादा है, आप कचरा यहाँ से वहां फेंक दोगे। तो व्हाट इज दैट फैक्टर that is taking place inside the train and outside the train? विंडो है, एक बाइफर्केशन है, एक जरिया है जहाँ से चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है, आना जाना होता है। कचरा देखा जाए, वेस्ट देखा जाए, तो ट्रेन के अंदर ज्यादा जनरेट होगा, और वही बाहर देखा जाए तो कम है।
तो आप बाहर फेंक देते हो वेस्ट को, जो फेंकना नहीं चाहिए एक्चुअली, बट जनरली तो फेंक देते हो, एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं। तो वेस्ट अंदर कम, अंदर ज्यादा, बाहर कम, ये लोग डिफ्यूज हो गया। मतलब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई चीज लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जाए तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और पानी वाला बोतल, ये लो पानी बोतल चिल्लाता है बाहर, तो पानी बोतल बाहर ज्यादा है, भरी हुई आज कंपेयर टू अंदर, तो बाहर से बोतल अंदर आएगी। सिमिलरली यहाँ केस होता है। ये एक अल्वियोलाई है, इसके साइड से होकर क्या गुजर रही है, एक ब्लड वेसल गुजर रही है, और उस ब्लड वेसल का नाम क्या है, जो ब्लड वेसल यहाँ से होकर गुजर रही है उसका नाम है, अब ये कहाँ से आई होगी, ये जो आर्टरी, ये जो आ रहा है ना सर, ये लंग्स में से, ये हार्ट में से आया होगा। हार्ट के राइट चैम्बर ने बोला होगा जाओ मैं तुझे पंप कर रहा हूँ, मैं एक खराब ब्लड, दूषित ब्लड नहीं रख सकता, इसको लंग्स में लेके जाओ, इसमें से CO2 फेंक देना और ऑक्सीजन लेके आना, फिर एंट्री करूंगा। जैसे ऐसे नहीं बोलते हैं घर पे। अगर आपके घर में आप बाहर खेल रहे हो और बाहर खेलते खेलते खराब होके आ गए हो, तो गए थे घर से अच्छे, लेकिन फुटबॉल में इतनी मस्ती की, फुटबॉल खेलते खेलते पानी में कीचड़ में बस खराब होके वापस आए, ठीक है। तो हुआ क्या, आपके अंदर की प्यूरिटी और किसी ने ले लिया गार्डन में, और गार्डन की मिट्टी आपको दे दिया, ठीक है। तो आप घर से साफ गए थे, ठीक उसी तरीके से हार्ट से ब्लड कैसा गया था, साफ सुथरा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट चैम्बर, ठीक है। तो आपके घर में दो द्वार है समझ लो, एक लेफ्ट भाग है और एक राइट भाग है। अब अपने लेफ्ट भाग से शुद्ध करके लेके गए, एकदम एकदम साफ सुथरे गए थे, लेकिन आप वापस आए तो आप खराब होके आए। मम्मी ने बोला जाओ लंच में, जाओ बाथरूम में, अच्छे से नहा धोकर साफ होके आओ। तो ब्लड भी अपना ऑक्सीजन देकर और CO2 लेकर खराब होकर बेचारा राइट चैम्बर में आ गया। राइट चैम्बर ने बोला मैं नहीं रखूंगा, जाओ साफ होके आओ। तो राइट चैम्बर से या घर के राइट पार्ट से ब्लड को या आपको कहाँ भेज दिया जाता है, वॉशरूम में जाओ सीधा। तो ब्लड को हार्ट कहाँ भेज देगा, लंग्स में जाओ। ये आ गया ब्लड, कैसा आ रहा है, खराब। किसकी जिम्मेदारी है उसको प्यूरिफाई करना, लंग्स। तो लंग्स का सिर्फ एक अल्वियोलाई हम देख रहे हैं, इस तरीके से वो खराब वाले ब्लड को या डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, ये कौन हो, ये आप हो, ठीक, जो कहाँ एंटर कर रहा है, वॉशरूम में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपका क्लीनिंग होगा, मतलब ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन था। ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन मतलब मैंने उस दिन समझाया, हम ब्रीथ करते हैं CO2 एक्सेल करने के लिए, CO2 को बाहर निकालने के लिए ब्रीथ करते हैं। तो जब भी अगर ये शब्द आए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, किससे होता है, आंसर शुड बी मोस्टली CO2। बाकी और भी गैसेस है, बट जनरली CO2 कॉजेज डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड का टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, ठीक है, खराब है। तो जैसे आपके साथ मिट्टी आ रही है, वो खराब है, आपका नेचर खराब कर रही है। आप जैसे ही घर में एंटर करोगे कहीं बाहर से घूम घाम कर, तो सबसे पहले वॉशरूम जाओगे, क्लीन होगे, फिर वापस रूम आपके लेफ्ट घर में आओगे जहाँ पर घर साफ रहता है, बेसिकली हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आ जाओगे आप, फिर हार्ट आपको पंप कर देगा, मतलब फिर आप घर से अगले दिन खेलने के लिए निकल जाओगे, ठीक है ना। तो यही प्रोसीजर होता है, सेम हार्ट और लंग्स में भी होता है। तो लंग्स इज लाइक ए वॉशरूम फॉर ए पर्सन विच इज नेम्ड एज ब्लड, क्योंकि लंग्स से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, तो ब्लड को नहलाया जाता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है, यहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड या खराब ब्लड, मतलब हार्ट से निकलती हुई हर ब्लड वेसल का नाम आर्टरी कहा जाता है, और लंग्स में आ रही है इसलिए उसका नाम पल्मोनरी लिखूंगा। तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, बेसिकली डी का मतलब कम, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन था पर अब उसका ऑक्सीजन क्या हो चुका है, कम। हम ये नहीं लिखते ब्लड इज कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ, ठीक है, आर्टरी इज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हम बोलते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ठीक। अगर आप की प्यूरिटी, आप घर से प्यूरिफाई होकर निकले थे, तो मैं ये स्टेटमेंट नहीं फोकस करूंगा कि तुम गंदे हो गए हो। तो गंदे होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, प्यूरिटी खत्म हो जाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा थी अच्छी खासी, प्यूरिफाइड, गया टिश्यू के पास, टिश्यू ने उससे ऑक्सीजन मांग लिया, अपना CO2 दे दिया, ब्लड क्या हो गया, खराब। मैं बोलूंगा वो खराब नहीं हुआ है, उसकी प्यूरिटी कम हो गई। तो ब्लड के रेस्पेक्ट में सोचो तो वो क्या बोलेगा, मेरा ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, मैं डीऑक्सीजनेटेड हूँ। तो दिस इज बैड। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ट्रैवल करेगा। द मेन थिंग इज, अगर ये ट्रेन के अंदर आप बैठे हो और अगर ये ट्रेन का बाहर वाला एरिया है, या अगर ये प्लेटफॉर्म है और अगर ये ट्रेन है,
तो ट्रेन से ज्यादा कचरा यहाँ जाता है, सही बात है, ट्रेन में कचरा ज्यादा रहता है, और प्लेटफॉर्म समझो या दूसरा कोई एरिया समझो, जनरली तो इंडियंस प्लेटफॉर्म पर ही चीजें फेंकते हैं या बाहर समझ लो, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो ठीक है। अब मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली जाकर अप्लाई नहीं करना, जनरली पढ़ रहे हैं। ट्रेन में कचरा ज्यादा रहता है तो क्लीनर्स आते हैं, क्लीनर्स जो कि विंडो से साफ कर कर विंडो से फेंकी जाएंगी चीजें। तो विंडो में कैसी रहनी चाहिए, मेम्ब्रेन पतली रहनी चाहिए ताकि आराम से चीजें यहाँ से यहाँ चली जाए। और प्लेटफॉर्म से बॉटल, ट्रेन में कम है बॉटल तो प्लेटफॉर्म से बॉटल्स अंदर जाएगी और वेस्ट बाहर जाएगा। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ से आप इनहेल कर कर ऑक्सीजन को अंदर ला रहे हो, ऑक्सीजन को यहाँ आना पड़ेगा और CO2 यहाँ से उधर जाएगा। तो ऐसी क्या चीज है सर जो दोनों को डिफ्यूजन करवाएगी? सबसे पहली मेन चीज सर ये टफ रहेगी, जाड़ी रहेगी तो डिफ्यूजन इम्पॉसिबल है, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत। मतलब ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ एंटर नहीं करेगा और CO2 ब्लड से अल्वियोलाई में नहीं जाएगा। या कोई चीज का एक्सचेंज अपने हायर से लोअर या यहाँ के लोअर से यहाँ पर क्या हायर होगा? ऑक्सीजन। यहाँ ब्लड में क्या हायर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर CO2 का हायर कॉन्सेंट्रेशन, अल्वियोलाई में कम, अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक, अब देखो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर आएगा, बट कैसे? कोई ना कोई एपिथेलियम तो रहनी चाहिए। एपिथेलियम मीन्स अगर मैं सेल के लेयर को इस तरीके से बनाऊं, ये एक लेयर, ये दो, फिर उसके ऊपर इस तरीके से लेयर पे लेयर टिश्यूज की लेयर, मतलब यहाँ पर जो टिश्यू है ना, यहाँ पर इसको मैं बहुत टफ बनाता हूँ, चलो इस तरीके से, और इसके ऊपर लेयर। तो सोचो ये ऑक्सीजन बहुत खुश होकर अंदर आ रहा है, ग्लूकोज को तोड़ूंगा, ठीक है, दिस इज O2, बहुत खुश होकर आ रहा है, और जैसे ही वो यहाँ पर रीच हुआ, ये वाला ऑक्सीजन, उसने देखा ये O2 जैसे यहाँ पर रीच हुआ, उसने देखा अरे इतनी टफ मेम्ब्रेन बनाकर हो, कैसे डिफ्यूज करूं? और यहाँ पर CO2 भी तैयार है, CO2 भी बेचारा रो रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन भी रो रहा है। देखो रो रहा है क्यों? बिकॉज उसको मेम्ब्रेन थिन चाहिए, टफ नहीं चाहिए। अल्वियोलाई के सराउंडिंग जितने भी कैपिलरीज रहती है, वो अल्वियोलाई से आराम से ऑक्सीजन डिफ्यूज तो हो जाना चाहिए, नहीं तो एक जगह पर टॉक्सिसिटी बढ़ते चली जाएगी। सपोज दैट अगर ट्रेन से अगर विंडो होती ही नहीं तो कितनी दिक्कत होती आपको मटेरियल एक दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रेन में विंडो रहने से आपका काम आसान हो गया। ठीक उसी तरीके से अल्वियोलाई और ये ब्लड वेसल में, अल्वियोलाई और ब्लड वेसल में दोनों में ऐसी मेम्ब्रेन थिन रहनी चाहिए, थिक नहीं, थिन मेम्ब्रेन रहना चाहिए, जिसके कारण एक एरिया से, एक जगह से दूसरे जगह पर गैसेस का डिफ्यूजन अच्छा हो सके। तो ये मेम्ब्रेन इस तरीके से जाड़ी रहनी चाहिए क्या? बिल्कुल। हाउ इट शुड बी? वेरी थिन। तो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम जो डिफ्यूजन करवा सके, एक जगह से दूसरे जगह पर गैसेस का मूवमेंट कर सके, एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज स्क्वामस, SQUAMOUS, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस दिख नहीं रहा, आई गेस अभी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। स्क्वामस एपिथेलियम, जहां पर भी ये आपको नादान परिंदा स्क्वामस एपिथेलियम दिखे तो एक बात समझ जाना है, डिफ्यूजन कर रहा है। एग्जांपल, आपको ये स्क्वामस एपिथेलियम दिखेगा फिर दोबारा, किसने पता है? चैप्टर एक्सक्रीजन, टॉपिक एक्सचेंज ऑफ, और या ब्लड से यूरिन का बनना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड से यूरिन बनता है,
तो यहाँ जो किडनीज रहती है, उस किडनीज में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, नेफ्रॉन नाम का कोई स्ट्रक्चर रहता है। उस नेफ्रॉन के इसमें कप रहता है, वो कप में छन्नी जैसा रहता है, छन्नी, उस छन्नी में ब्लड आता है तेजी से, और ब्लड के कुछ कंपोनेंट, बेसिकली रेड ब्लड सेल वगैरह नहीं, बाकी का जो लिक्विड मैटर रहता है ना ब्लड का, वो छन जाता है। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट या जो काम की चीजें नहीं रहती है ना, वो नेफ्रॉन में चली जाती है और यूरिन प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर उस ब्लड को यूरिन बनाना है, तो अगर वो किडनी में जा रहा है तो वहाँ की मेम्ब्रेन ठीक रहेगी, तो फिर से बोलेगा अरे इतने मेहनत से किडनी में आया हूँ यूरिन बनाने के, व्हाई यू आर मेकिंग द मेम्ब्रेन थिक, प्लीज मेक द मेम्ब्रेन थिक so I can diffuse my component, that is I am who blood component into the lower nephron component, नीचे के component में मैं कुछ अपना watery substance डाल सकूँ, यूरिन प्रिपेयर कर सकूँ। तो why is urine prepare? The blood cannot handle this much of pressure, इतना ब्लड का कुछ फिक्स वॉल्यूम रहता है, और जो भी नेसेसरी नहीं होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली यूरिन के फॉर्म में टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। तो जमा करके तो रखेगा नहीं, एलिमिनेट कर देगा। तो जैसे आपके घर में आटे को छानने के लिए छन्नी रहती है, कीव रहती है, जो चीजें जरूरी नहीं है उसको छान कर फेंक दिया जाता है। तो छन्नी के पोर रहना जरूरी है, लेकिन इतना भी मोटा जरूरी नहीं है कि आटा भी छन जाए, लेकिन इतना तो जरूरी है जिससे कीड़े या ऐसे कण जो जरूरी नहीं है आटे में वो छन जाए। फ्लोर में ऐसे सब्सटेंस विच आर हार्ड, विच आर नॉट नेसेसरी, विच आर इनसेक्ट, दैट शुड बी पोर्ड आउट फ्रॉम द सीव। देखो सीव से छन्नी तो सब छन जाना चाहिए, तो इतना तो छोटा रहना चाहिए, इतना तो परमिएबल रहना चाहिए। ठीक ऐसे ही ये अल्वियोलाई है, ऑक्सीजन बेचारा यहाँ हो रहा है, इसको यहाँ जाना है और CO2 को वहाँ, तो ये मेम्ब्रेन कैसी रहनी चाहिए, थिन रहनी चाहिए, ठीक नहीं। तो कौन सा टाइप ऑफ एपिथेलियम आता है, स्क्वामस एपिथेलियम। बॉडी में कुछ टाइप के एपिथेलियम रहते हैं, जैसे जहां पर भी मूवमेंट हो एपिथेलियम के आगे सीलिया लगा देना। सीलिया छोटा छोटा हेयर रहता है, हेयर लाइक सभी, इस तरीके से ये क्या करेगा, जैसे ओवम को मूव करना है, ये सीलियाज मूव करेंगे, ठीक है। ऐसे कई कई जगह पर इस तरीके से स्क्वामस एपिथेलियम रहता है, जिसमें पोर्स रहती है, यहाँ से आसानी से चीजें डिफ्यूज हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर जो पहली मेम्ब्रेन होगी दैट इज फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये जो है इसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियम। नाउ एवरी एपिथेलियम इज रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे हर घर को खड़ा करने के लिए नींव जरूरी है, जिसके ऊपर पूरी बाउंड्रीज, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बिल्डिंग का मटेरियल जितना भी हो सेटअप किया जाता है, बेस इज नेसेसरी। ठीक उसी तरीके से एक एपिथेलियम को, हर एक एपिथेलियम को सपोर्ट देने के लिए नीचे एक बेस लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे मेरे लिए ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, मैं इसको थिक नहीं बना सकता, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्वामस एपिथेलियम के जस्ट नीचे जो रहेगा, राइट, अगर मैं इसको डबल बना दूं तो डू नॉट कंसिडर कि ये जाड़ा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्क्वामस एपिथेलियम जिसके ऊपर रेस्ट करेगा, उसके नीचे एक मेम्ब्रेन रहती है जिससे कहा जाता है, अब स्क्वामस एपिथेलियम जिसके ऊपर बैठेगा, स्क्वामस एपिथेलियम क्या है, ऐसा एपिथेलियम जो डिफ्यूजन, जिसमें डिफ्यूजन की बहुत अच्छी क्षमता रहती है। तो मैंने आपको दूसरा एक लॉजिक बता दिया, दे हैव एबिलिटी फॉर डिफ्यूजन। तो सिर्फ लंग्स में ही डिफ्यूजन का काम नहीं करेगा, मैंने आपको दूसरी जगह भी बता दिया है। अगला यही स्क्वामस एपिथेलियम आपको फिर कहाँ सुनाया जाएगा, किडनी में, क्योंकि वहां ब्लड से यूरिन को निकाला बनाया जाएगा, वहां पर भी आपको स्क्वामस एपिथेलियम दिखेगा। तो रहता किसके ऊपर, ये एक बेस के ऊपर रहता है। तो क्या नाम दोगे सर, स्क्वामस एपिथेलियम एक बेस के ऊपर रहता है। अच्छा, वो बेस का नाम क्या है, मेम्ब्रेन। तो क्या नाम हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हर एपिथेलियम एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है, जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको फिजियोलॉजी लर्न करना है। बाकी चैप्टर में आपको सिर्फ अपना दिमाग दौड़ाना है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको, बस यही एक चीज जो लास्ट आपको पढ़ना है। तो स्क्वामस एपिथेलियम के नीचे क्या रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो इसी तरीके से ब्लड के पास भी एक एपिथेलियम रहता है। सिर्फ यहीं पर, सिर्फ अल्वियोलाई के पास ही बेसमेंट मेम्ब्रेन रहे तो काम चल जाएगा क्या, नहीं। मतलब आई मीन टू से, अगर डिफ्यूजन एक जगह से दूसरे जगह पर होना है तो इसकी मेम्ब्रेन थिन है अल्वियोलाई की, अगर इसकी मेम्ब्रेन थिक हो जाए तो ऑक्सीजन यहां से तो एंटर हो सकता है,
बट ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स, बेसिकली ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में रुक जाएगा ऑक्सीजन। बोलेगा मैं वहां से तो निकल गया क्योंकि वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम था, उसने मेरा डिफ्यूजन करवा दिया, बट मैं दोनों के स्पेस के बीच में रह गया। ठीक, तो ये बीच के स्पेस को क्या कहा जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, बीच की स्पेस को। जैसे फ्लूरल स्पेस था, याद है? लंग्स में दो मेम्ब्रेन रहती है, बाहर और अंदर, बीच में फ्लूइड रहता है, जो शॉक ऐसा मारा जाए तो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है लंग्स, ऐसे पंच किया जाए तो, क्योंकि बीच में फ्लूइड भरा रहता है जो लुब्रिकेंट जैसा एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक उसी तरीके से अल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक स्पेस रहती है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम मिला, ऑक्सीजन बोला चलो मैं तो जा रहा हूँ ब्लड में बैठने के लिए। वाई? ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, देखो ये है आरबीसी, ठीक है, आज से नहीं क्या, एग्जाम्पल के रूप में समझते चले जाए। आरबीसी के अंदर, आरबीसी नाम का घर है जिसमें हस्बैंड नाम का हीमोग्लोबिन है और जिसको ऑक्सीजन नाम की वाइफ थी, ये फिक्स कर लो, ठीक है, इससे पूरा चैप्टर समझेंगे। आरबीसी नाम का घर है जिसमें हस्बैंड नाम का, हीमोग्लोबिन नाम का, हस्बैंड क्या तो स्पेलिंग आता है HUSBAND, हस्बैंड। ठीक उसी तरीके से अगर मैं हीमोग्लोबिन लिखूं तो मैं हीमोग्लोबिन को कैसे लिखूंगा? हीमोग्लोबिन। तो मैं हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म HB लिखता हूं हमेशा। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं हस्बैंड का शॉर्ट फॉर्म हमेशा HB लिखूंगा। तो आज से आपके लिए जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक हीमोग्लोबिन आपके लिए हस्बैंड है, ठीक है, जिसको मैं HB से रिप्रेजेंट करूंगा। और हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HB। और हस्बैंड का भी शॉर्ट फॉर्म क्या है? HB। शायद दिमाग में चला गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हस्बैंड शॉर्ट फॉर्म HB, हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म HB। हीमोग्लोबिन किस एरिया में रहता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी नाम के घर पर रहता है। ठीक, तो यहाँ से क्या दौड़ा दौड़ा चला आ रहा होगा? यहाँ से एक बड़ा वाला लाल कलर का आरबीसी, रेड ब्लड सेल दौड़ा चला आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का, इसको आखिरी में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन HB। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। मैंने इसको समराइज नहीं किया है, मैं जस्ट ओवर लुकआउट बता रहा हूँ क्योंकि आरबीसी हीमोग्लोबिन को हम बाद में डिटेल में समझेंगे। तो हमेशा आरबीसी नाम के सेल में हीमोग्लोबिन नाम की चीज होती है, या हीमोग्लोबिन आपके लिए क्या है? हस्बैंड है। हस्बैंड को हमेशा क्या चाहिए, या हमें हमेशा हस्बैंड किसके लिए वेट करेगा? आपके घर पर पापा आते तो क्या आप इससे आई टू सकेली? तो आई टू सकेली में से क्वेश्चन मार्क, पापा मम्मी से प्यार करते हैं इसलिए तो मम्मी के बारे में पूछ रहे कहाँ है। तो यहाँ पर पापा के साथ दूसरी कोई लेडी है CO2, वो उसको रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। उसको बोलेंगे चल तू यहाँ पे 9 2 11 हो जा जल्दी, मेरे साथ मत रहते, यू आर वेरी टॉक्सिक, यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। Who? The CO2 named lady which is residing with the husband, whose actual wife is oxygen, which is not present with the HB named husband. तो husband नाम के हीमोग्लोबिन के साथ CO2 नाम की दूसरी लेडी है जो दरअसल नहीं रहना चाहिए, इसलिए जब ये आरबीसी नाम के घर में हीमोग्लोबिन यहाँ आएगा तो CO2 को वो दफा करेगा, भाग जाओ औरत, मेरे साथ मत रह, नहीं तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। पर दूसरी तरफ देखो तो ऑक्सीजन भी चाहता है, ये ऑक्सीजन भी चाहता है, ये वाइफ भी चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ मीट करे। आई मीन टू से द O2 इज दिमाग में जा रहा है। तो आरबीसी नाम की हीमोग्लोबिन में दरअसल वो प्यार किससे करता है? हस्बैंड ऑक्सीजन से प्यार करता है, ठीक है, बट बैठा कौन है अभी? CO2। इसलिए CO2 को यहाँ से दफा करेगा वहां और अपने वाइफ को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसकी वाइफ है, सांस मिलती है उसको, ठीक है, ऑक्सीजन एनर्जी है। और ये देखो कितनी खुशी खुशी आ रही है। अभी तो रोने वाला सिंबल हटा देते हैं क्योंकि उसके डिफ्यूजन के लिए स्क्वामस एपिथेलियम बना दिया। मतलब वाइफ अगर हस्बैंड से ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से मिलना चाहती है तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इजी रहनी चाहिए भाई, ठीक रहेगी तो कैसे डिफ्यूज करेगा? थिन रहना चाहिए। थिन रहने के लिए हमने स्क्वामस एपिथेलियम लगाया जो कि क्या करती है? एबिलिटी फॉर डिफ्यूजन। मतलब इनडायरेक्टली हमारे एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में सोचो तो ये स्क्वामस एपिथेलियम के पास ऐसी क्षमता है जो हस्बैंड नाम के हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नाम के वाइफ से जुड़ा दे, ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखा जाए तो एक बात हमको समझ में आती है कि द ऑक्सीजन वांट्स टू मीट विद द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अड़ंगा कौन डाल रहा था? थिकनेस। तो थिकनेस के लिए हमने अल्वियोलाई में तो स्क्वामस एपिथेलियम लगा दिया। अब ब्लड का भी टेस्ट करना पड़ेगा।
ये जो ब्लड है इसकी भी तो मेम्ब्रेन कैसी करनी पड़ेगी, थिन मेम्ब्रेन करनी पड़ेगी। तो याद रखना द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड इज नॉट कॉल्ड एज स्क्वामस एपिथेलियम, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। ब्लड के फिजियोलॉजी में समझेगा इसको अच्छे से, ठीक है। अभी नाम लर्न कर लो। तो ये ओके, तो यहाँ पर हस्बैंड रेडी है CO2 को एलिमिनेट करने के लिए, ऑक्सीजन रेडी है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मेम्ब्रेन को बस थिन कर दो, काम हो जाएगा। तो द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, यहाँ लिख देता हूँ, एंडोथेलियम। जहां आप एंडोथेलियम लिखोगे ना उसके नीचे लिख देना स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। फक्त हे दोन नाव आठवण ठेवा। एंडोथेलियम क्या है, एक ऐसी पतली सी मेम्ब्रेन है ब्लड के एरिया में, यहीं पर, बाकी जगह नहीं रहती है, यही रहती है ज्यादातर। तो ये एंडोथेलियम वहां पर भी होगा जब ब्लड सेल को, अगर ये सेल है और इसके पास से ब्लड गुजर रहा है ना, वहां पर भी एंडोथेलियम रहेगा। क्यों, पतला सा, एकदम पतला सा, ताकि ऑक्सीजन यहाँ से इधर डिफ्यूज कर जाए और यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ से CO2 वहां आ जाए। तो वहां पर भी हस्बैंड और वाइफ को अलग करने में कोई जिम्मेदार होता है, वहां 7 सेंटर हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे हाउ। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन पर, तो कहाँ जाएगा, ये वेन से जाकर हार्ट में एंटर होगा, हार्ट पंप कर देगा, ब्लड सेल के पास जाएगा, अब सेल उससे ऑक्सीजन छीन लेता है। तो वहां पर कुछ होता है ऐसा, बीच में कोई आ जाता है जिसके कारण दोनों का रिश्ता टूट जाता है, पर यहाँ रिश्ता जोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है, जोड़ने का नहीं। तो जोड़ना है तो मेम्ब्रेन थिन रखो। तो अल्वियोलाई में कौन मेम्ब्रेन थिन करता है, स्क्वामस एपिथेलियम। ब्लड में कौन मेम्ब्रेन थिन करता है, एंडोथेलियम। सर ये एक टाइप का क्या है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एपिथेलियम। सर एपिथेलियम का मतलब, एपी मतलब हमेशा ऊपर, और थीलियम का मतलब होता है टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो हमेशा ऊपर तरफ रहेगा। देखो ये मेम्ब्रेन है, ऊपर तरफ है, देखो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर है और स्क्वामस एपिथेलियम नीचे दबा हुआ है, नहीं। एपी का मतलब होता है एपी, पेरिफेरल, हमेशा बाहर, और थीलियम का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। तो ये ऊपर साइड है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। सर ब्लड के पास भी एपिथेलियम है क्या, हाँ, बट अंदर तरफ है, इसलिए एंडोथेलियम नाम रखा, एंडोथेलियम इनसाइड। अगर इस तरफ रहता, अब आपको कंफ्यूजन आएगा एक कि एपिथेलियम हमेशा अगर ऊपर तरफ रहता है, तो अगर ये ब्लड को मैं बाहर निकाल कर देखूं, आपका डाउट क्लियर करता हूं मैं, अगर ये ब्लड है तो ये भी उसका ऊपर है और ये भी उसका ऊपर है। ऊपर का मतलब ये मत समझो कि ऊपर है, नहीं, कोई भी एक मेम्ब्रेन में कितनी भी लेयर आ जाए उसके सबसे आखिरी में वो रहना चाहिए, चाहे अंदर हो। और कोई भी मेम्ब्रेन में कितनी भी लेयर, 1 2 3 4 कितनी भी लेयर आ जाए, सबसे ऊपर में वो मेम्ब्रेन रहना चाहिए। इसका मतलब है एपिथेलियम, चाहे अंदर हो चाहे बाहर। सपोज करो, मान कर चलो आपने फूड खाया, इसोफेगस से गया, ये स्टमक है आपका, स्टमक में एपिथेलियम से, स्टमक में मान लो ऐसे जाड़ा सा स्टमक का लेयर इतना बड़ा, 1 2 3 लेयर, सबसे बाहर तरफ एपिथेलियम रहेगा, चाहे ये तरफ या स्टमक के उस तरफ भी कुछ लेयर है, 1 2 3, सबसे बाहर तरफ एपिथेलियम रहेगा। ये है उसकी स्पेशलिटी, रहेगा तो बाहर तरफ, रहेगा तो कहाँ, आउटर साइड। उस तरीके से देखा जाए तो एपिथेलियम ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर साइड। तो ब्लड के एपिथेलियम का नाम क्या है, एंडोथेलियम। यहाँ लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड एज स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है, बट आई एम रिपीटिंग, तो आप मैनेज कर सकते हो, आई गेस। समझ रहा है ना, दिख रहा है बोर्ड का पूरा? यस सर। राइट, तो लेट्स मीट अप। अब ये भी एपिथेलियम के पास क्या रहना चाहिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन टोटल देखा जाए तो कितनी लेयर को बेसमेंट, ये जो ब्लड की एपिथेलियम है ना, इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम। तो मैं आपको अब सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ, सिंप्लीफाई कर। ऑक्सीजन नामच्या नावाच्या बायकोला जेव्हा
हस्बैंड नाम क्या नहीं, ऑक्सीजन नाम के वाइफ को जब हस्बैंड नाम के हीमोग्लोबिन से मिलना है तो उसको कितनी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी, सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है, संडे को भी आएगा, देखो तो कितनी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी, आंसर इज 3। एक अल्वियोलाई की खुद की मेम्ब्रेन, ठीक है, एक बीच की स्पेस यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वामस एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे है, एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ है, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये ऐसा है, तो सबसे ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, दोनों के बीच की स्पेस, ये क्या जा रहा है, ये ब्लड वेसल जा रहा है, और ये क्या है, ये अल्वियोलाई। तो सबसे ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम, एक मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके नीचे जिसके ऊपर वो बैठ रहा है, जिसके ऊपर वो बैठ रहा है यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो, उसके नीचे बीच की स्पेस आती है, ये वाली इतनी स्पेस, और उसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, और फिर आता है एंडोथेलियम। किताबें क्या कहती है पता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम और इंटरस्टिशियल स्पेस और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, तीनों को वो एक ही नाम दे देते हैं, बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बस समझ गए, ऊपर तरफ स्क्वामस एपिथेलियम, ब्लड के अंदर तरफ एंडोथेलियम जो डिफ्यूजन करवा सके, और दोनों के बीच में स्पेस है। इधर तरफ जाओ तो स्क्वामस एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे तरफ जाओ तो एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ इंटरस्टिशियल, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम प्लस इंटरस्टिशियल स्पेस, इन तीनों को एरो करके लिख लो, इन तीनों को एक ही शब्द दिया जाता है, बीएम। शायद आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम फर्स्ट मेम्ब्रेन, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियल स्पेस मिलाकर टोटल क्या कहा जाता है, डीएम। ये सेकंड मेम्ब्रेन, और ब्लड में एंटर होने के बाद एंडोथेलियम, ये थर्ड मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है ऑक्सीजन नाम की वाइफ को हस्बैंड नाम के हीमोग्लोबिन से मेट करने के लिए, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, समझ गया, कोई डाउट है? नो। वो स्क्वामस एपिथेलियम जिस पर बैठा है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। ब्लड के अंदर तरफ एंडोथेलियम है, वो जिसके ऊपर बैठा है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम कहते हैं। दोनों के बीच की स्पेस, तीनों को मिलाकर बेसमेंट मेम्ब्रेन कह दिया, राइट। तो 3 मेम्ब्रेन हैव टू क्रॉस इसको, ब्लड को, ताकि डिफ्यूजन हो पाए। रब करूं, समझ गया? आवाज आ रही है? इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। चलो देखो, नाउ वी हैव टू लर्न कि यहां से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाने के लिए यहाँ पर क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से वापस जाने वाला जो जाएगा, यहाँ से रिटर्न जो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम, इसका नाम क्या रखेंगे, जो वापस ऑक्सीजन लेकर जा रहा है। अब ये किधर जाएगा, अब हार्ट में एंटर करेगा। तो यहाँ से खराब वाला ब्लड आ रहा है, गैसेस का एक्सचेंज होगा और यहाँ से प्यूरिफाइड ब्लड जाएगा। तो ये यहाँ से जो ब्लड वेसल जा रही है, बताओ उसका नाम क्या लिखोगे? ये हार्ट में जाएगी, हार्ट में जाएगी, लंग्स से हार्ट में जाएगी, क्या नाम लिखोगे? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ पल्मोनरी, यहाँ पर लिख देना, ये जो जा रही है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा, हम बाद में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन कैसा होता है। ऑक्सीजन यहाँ बैठ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, और ये यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन, जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लिख लेना, यहाँ मेंशन कर लेना प्रॉपर, ये आपको एग्जाम में डिस्क्राइब करने बोलेगा कि मेम्ब्रेन बताओ कैसे डिफ्यूजन होता है, तो आपको मेम्ब्रेन बताना पड़ेगा, स्क्वामस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, राइट। चलो, इसके बाद पढ़ना है फैक्टर। इसकी थिकनेस कम से कम रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, सोचकर बताओ। इन तीनों मेम्ब्रेन की 1, 2 एंड 3, तीनों मेम्ब्रेन की थिकनेस कम से कम रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा? बताओ।
थिकनेस कैसी रहनी चाहिए, थिकनेस या थिननेस, ठीक है। थिकनेस जाड़ापन कम से कम रहना चाहिए, जितनी ज्यादा जाड़ी होगी उतना डिफिकल्ट होगा गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। तो इट शुड बी थिकर और थिनर, ये मेम्ब्रेन पूरी थिनर। Thinner. इट इज थिक, इसकी थिकनेस लेस देन इतनी रहनी चाहिए 1 mm, थिकनेस 1 mm से कम, थिकनेस 1 mm से कम। ज्यादा वाला साइन इस साइड, 1 mm से ज्यादा नहीं, 1 mm से भी 1 माइक्रोमीटर से भी कम इसकी साइज रहना चाहिए। आराम से गैसेस डिफ्यूजन आना जाना टेक प्लेस करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज थिकनेस इज वेरी स्मॉल। तो पूछता है आपको कौन है जो अल्वियोलाई और बेसिकली गैसेस एक्सचेंज होने के लिए या डिफ्यूजन होने के लिए थिकनेस का 1 mm से कम होना कौन करवाता है? तो रीजन है आपके सामने, तीनों भी दोनों टाइप के एपिथेलियम ये जो थिकनेस है उसको क्या करता है, डिक्रीज करते हैं या स्मॉलर देन यूजुअल रखते हैं, राइट। चलो, तो इसको एरो अगर कर लिया होगा तो टोटल इसको क्या कहते हैं पता है? रेस्पिरेशन के लिए मेम्ब्रेन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब आपको यहां नहीं लिखना है। कॉमस एपिथेलियम, कॉमस एपिथेलियम प्लस सेकंड वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस थर्ड वाला एंडोथेलियम, तीनों को मिलाकर कहा जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज की मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या आता है? स्क्वामस एपिथेलियम, या आप ऐसा भी समझ सकते हो डिफ्यूजन होने की मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन होने के लिए कितनी मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है, ऐसा सवाल आएगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मतलब क्या? ऐसी मेम्ब्रेन जो डिफ्यूजन होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तीनों मेम्ब्रेन का नाम याद रखना। आई रिपीट, क्या है उसका नाम? स्क्वामस एपिथेलियम, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलाकर बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम दे देना, और थर्ड वाला ब्लड का एंडोथेलियम, राइट। दिस थ्री ऑफ देम कंस्टिट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और थ्रू विच द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस, राइट। लिख लिया, ये बाहर लिख लेना, यहाँ बीच में मत लिखना। उन तीनों को समाप्त करके एक साथ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल दो। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। इसको कॉमस एपिथेलियम, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, तीनों को मिलाकर कह देते हैं हम रेस्पिरेटरी या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, राइट। चलो, तो बाकी का कल देखते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। बाय। बाय सर।